Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and we are going to discuss about class 10th chapter 3rd pair of linear equations in two variables as जैसे कि guys हमने अपनी लास्ट वीडियो में 3.3 एंड 3.4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे 3.5 एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 3rd। तो गाइस जैसे कि हमने 3.3 एंड 3.4 में क्या पढ़ा था, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे थे, दो पेयर दे रखे थे लीनियर इक्वेशंस के, उसको हमने सॉल्व किया था एंड सॉल्व करके हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करी थी। ठीक है, तो अगर हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हम उसे थ्री टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर देन हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा और आज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थ्री टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो टू टाइप्स हम पढ़ चुके हैं 3.3 एंड 3.4 एक्सरसाइज में। तो आज है 3.5 एक्सरसाइज एंड इसके अंदर जो आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वही देखेंगे व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, और उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि गाइस इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बाद में करेंगे, पहले इसका कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने देखो थ्री केसेस पढ़े, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस टाइप के केस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करे थे। ठीक है, तो ये देखेंगे ये किसका केस होता है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा केस कब बनेगा, ऐसी कंडीशन कब होगी जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको लिख रही हूँ, बता रही हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये होती है, इसमें केवल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड कंडीशन हमें ये दिख रही है कि ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब लाइंस एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं। ठीक है, तो इसमें की लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बहुत इन्फिनिटेली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि गाइस इन इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ओके, इन्फिनिटेली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके अंदर कोई यूनिक या वन सॉल्यूशन या टू नहीं होता, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके, अब हमारे पास दे रखा है ये वाला केस, ये वाली कंडीशन कि ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन ये थर्ड के इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसा कब होगा, जब व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ऐसा केस जब होगा जब दोनों लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस। क्या होंगी, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ओके, और इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो हमने थ्री केसेस पढ़े, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का, एक कोइंसिडेंट लाइंस का, एक पैरेलल लाइंस का। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, मींस यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस का इन्फिनिटेली मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और बात करें पैरेलल लाइंस की तो इसमें नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ओके, सो ये हमने थ्री केसेस पढ़ लिए हैं एंड अब हम क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस को थ्री टाइप से सॉल्व करते हैं। दो हम मेथड सीख चुके हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का फॉर्मूला। सो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो देखेंगे। देखो गाइस, इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी होगी। ठीक है, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर देयर। तो हम दो इक्वेशंस को उसमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हम फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, ये होता है x अपॉन b1 c2
B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू में बाई अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1V2 माइनस A2V1। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला होता है। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। एक बार और रीड करती हूँ, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब हम देखो ये हमने फॉर्मूला देखा, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी एक्सरसाइज 3.5। सो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। सो दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें मैंने 2 ही नोट करे हैं। ठीक है, 4 दे रखे हैं, तो इसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। और अभी मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, ये तीनों केसेस बताए थे ना कि कंडीशन क्या क्या होती है इन तीनों केसेस के। अगर इन एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर मेनी सॉल्यूशंस है, या फिर नो सॉल्यूशन है, तो वो तीनों कंडीशन हम देख लेंगे कौन सी कंडीशन ये करती है फॉलो। ठीक है, जो कंडीशन फॉलो करेगी, फिर नेक्स्ट देखते हैं इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर जो भी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन बना रही है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब हम उसे फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। तो देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो यूनिक सॉल्यूशन की अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी। क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन? ये होती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो जो भी इक्वेशन ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है उसको ही हम सॉल्व करेंगे, बाकी इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करने वाले। ओके, तो देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। तो चेक करते हैं, देखो दो इक्वेशन दे रखी है, एक हमें है हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हम a1 b1 एंड C1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 का मतलब क्या होता है? x का मल्टीपल, तो x का मल्टीपल क्या है? 1। B1 का मतलब होता है y का मल्टीपल, जो कि y का मल्टीपल है माइनस 3। C1 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये है माइनस 3। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हमारे पास है इक्वेशन सेकंड जो दे रखी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से निकालेंगे a1 क्या हो जाएगा? a2 क्या हो जाएगा? x का मल्टीपल 3, b2 क्या हो जाएगा? y का मल्टीपल माइनस 9, c2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म माइनस 2। अब हमें ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। a1 अपॉन a2 लिखो, a1 अपॉन a2 क्या है? a1 अपॉन a2 देखो, a1 हमारे पास है 1 और a2 क्या है? a2 है 3। ठीक है, और फिर निकालो b1 अपॉन b2 क्या है? b1 है माइनस 3 एंड b2 है हमारे पास माइनस 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। तो आप क्या देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 जो है इक्वल है किसके? b1 अपॉन b2 के, यानी कि और वो हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हमें बताया गया कि इन दोनों को इक्वल नहीं होना, और जबकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ये वो नहीं कर रहा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि हमें केवल पहले तो which of the following pairs has unique solution। आप एक काम और करो, तो इसके पास कौन सा सॉल्यूशन है? ये दोनों तो इक्वल है, C1 C2 और निकालो, C1 अपॉन C2 और निकालो। C1 क्या है हमारे पास? माइनस का 3 और C2 क्या है हमारे पास? माइनस का 2, यानी कि ये दोनों माइनस से माइनस
और C1 अब देखो क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू B1 इक्वल अभी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। लेकिन गाइस इसका मतलब ये है कि हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। देखो कैसे, A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 अपॉन A2 हमारे पास है 1 अपॉन 3, यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन 3 इक्वल टू B1 अपॉन B2 क्या आया 1 अपॉन 3, इसे भी लिख दो 1 अपॉन 3, लेकिन C1 अपॉन C2 क्या आया 3 अपॉन 2, तो नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो ये वाली हमारे पास ये वाला कंडीशन आ रही है, ठीक है। ये कंडीशन किसकी होती है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है थर्ड केस की, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। सो लाइंस आर पैरेलल, कैसी होती है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। और ऐसे केस में जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, क्या होता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इसका होता है नो सॉल्यूशन। और हमें क्या बोला गया है, हमसे क्या बोला गया है, हमें केवल उन इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो। देखो इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड, तब हमें फाइंड करना, अदरवाइज हमें नहीं फाइंड करना। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आया नहीं हमारे पास तो नो सॉल्यूशन आया ना, नो सॉल्यूशन, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमसे बोला ही नहीं कि इसको सॉल्व करो, केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले को ही हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में देखेंगे कौन सी कंडीशन इसके अंदर अप्लाई हो रही है, कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। सो करेंगे पार्ट सेकंड, ठीक है। ये हमें दे रखी है इस टाइप से आंसर सेकंड, जिसमें गाइस हमें ये दे रखी है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, यहाँ से a1 निकालो, a1 क्या हो जाएगा x का मल्टीपल 2, b1 क्या है y का मल्टीपल 1, और c1 क्या है, c1 हो जाएगा 5, यानी कि c1 का मतलब होता है जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो c1 क्या निकल गया 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, यहाँ से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से हम a2 निकालेंगे, a2 का मतलब x का मल्टीपल 3, b2 निकालो, b2 का मतलब y का मल्टीपल 2, c2 निकालो, कांस्टेंट टर्म 8 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है, a1 का मतलब 2, a2 का मतलब 3, एंड फिर नेक्स्ट b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या है 1 अपॉन 2। अब आप क्या देख रहे हो कि जो a1 है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। देखो a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन 3, क्या 2 अपॉन 3 1 अपॉन 2 के इक्वल है, implies that कि 1 upon 2 is not equal to, sorry 2 upon 3, 2 upon 3 is not equal to 1 upon 2, क्या ये कंडीशन, ठीक है। ये जो 2 upon 3 वो 1 upon 2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन अगर फॉलो इस वाली कंडीशन की तरह अगर हम ये जो होती है कंडीशन वो किसकी होती है, वो होती है जब लाइंस कैसे होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका केस होता है ये, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये, अगर इसमें बोला गया है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो मतलब ये है कि अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखने वाले हैं इसमें पार्ट सेकंड में। ओके, तो क्या करेंगे, करेंगे इसको पार्ट सेकंड को और इसको रफ कर लेंगे क्योंकि हमें पता लग गया कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और अब इसको देखो इसकी हमें नीड है, ठीक है, ये a1 वगैरह इसकी हमें सबको रफ कर दो इसको, क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे, देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहले लिखो यहाँ पे y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, दो इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे कि हमें दे रखी है 2x प्लस y, और एक काम और करो, ये जो 5 है इसको इधर ले लो, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, इसे इक्वल से इधर ले लिया तो प्लस का था माइनस का आ जाएगा। सेकंड है 3x प्लस 2y
और ये जो 8 है वो इक्वल से इधर आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 2x + y - 5 = 0। यहाँ से हम a1 निकालेंगे, a1 का मतलब x का मल्टीपल 2, v1 का मतलब y का मल्टीपल 1 और c1 का मतलब कांस्टेंट टर्म -5। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड हमारे पास है 3x + 2y - 8 = 0। यहाँ से निकालेंगे a2 का मतलब x का मल्टीपल 3, v2 का मतलब y का मल्टीपल 2 एंड c2 का मतलब -8 यानी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कौन से अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये वाला होता है x अपॉन v1 c2 - v2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 - c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 v2 - a2 b1। ठीक है, a2 b1। अब हम सब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सो देखो क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x अपॉन में अब v1 क्या है हमारे पास, v1 है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे इनटू c2 क्या है, c2 है -8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर b2 क्या है, b2 हमारे पास 2 है और c1 क्या है, c1 है -5 इक्वल टू y अपॉन में फिर c1 क्या है, c1 है -5, यहाँ पे लिखेंगे इनटू a2 क्या है, a2 है 3। ठीक है, 3 फिर माइनस c2 क्या है हमारे पास -8, सो -8 और इनटू a1 क्या है, a1 है 2। ठीक है, 2 इक्वल टू में फिर 1 अपॉन a1 है हमारे पास 2 और v2 क्या है, v2 है हमारे पास 2, फिर माइनस फिर a2 क्या है हमारे पास 3 और फिर b1 क्या है, b1 है ना उसके बाद, तो b1 हमारे पास है 1। सो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 इंटू -8 और ये माइनस और माइनस प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू y एजिटेट y अपॉन 5 3 जा 15 और ये माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 अपॉन में इक्वल टू में 1 अपॉन 2 2 जा 4 और 3 बन जा 3। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, अब इसको रफ कर लेते हैं। इधर देखो, फिर इसके आगे आपको इधर लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन और 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मतलब 1, सो x की वैल्यू क्या आ गई 2, क्योंकि ये जो है x चला जाएगा ऊपर इधर 1 के मल्टीप्लाई में, तो x 2 बन जा 2 हो गया। नेक्स्ट, अब हम इसकी इससे कर देंगे तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, सो ये हो जाना है y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, x 2 है और y क्या है 1, तो हमें यही निकालना था कि x और y की वैल्यू सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x 2 है एंड y 1 है। सो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अब करेंगे थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है, उसमें भी उसको भी क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सो थर्ड को देखते हैं, थर्ड। ठीक है, आंसर थर्ड, दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशंस हैं, ये हो जाएंगी 3x - 5y इज इक्वल टू 20, ये है हमारे पास फर्स्ट, और ये है सेकंड 6x - 10y इज इक्वल टू 40, सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हमें दे रखी है 3x - 5y इक्वल टू 20। ठीक है, सो क्या दे रखा है इसके अंदर, a1 क्या है, a1 का मतलब x का मल्टीपल 3। ठीक है, b1 क्या है, y का मल्टीपल -5, c1 है कांस्टेंट टर्म
इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड ये है 6x माइनस 10 बाई इक्वल टू 40। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड से निकालेंगे a2। a2 क्या है गाइस, x का मल्टीपल 6। फिर v2 क्या है, v2 का मतलब y का मल्टीपल माइनस का 10। अब c2 क्या है, c2 हमारे पास है 40। ठीक है, क्या निकालेंगे अब a1 अपॉन a2 निकालो। a1 क्या है हमारे पास 3 एंड a2 क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2 आ गया 1 अपॉन 2। फिर चेक करेंगे v1 अपॉन v2। v1 क्या है -5, v2 क्या है माइनस का 10, माइनस से माइनस कट 5 1 5 5 2 10, यानी कि 1 अपॉन 2। अब फिर निकालेंगे c1 एंड c2। c1 हमारे पास है 20, c2 हमारे पास है 40, सो ये कितना हो जाएगा 21 से 20, 22 जा 40, यानी कि 1 अपॉन 2। क्या दिख रहा है हमें कि ये तीनों कंडीशन इक्वल हो रही है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों कंडीशन इस टाइप से। ठीक है, ये तीनों केसेस क्या है हमारे इक्वल है। और ऐसा केस कब होता है, जब लाइंस क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन। व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट देन ऑलवेज फॉलोज दिस कंडीशन। तो हमेशा इस वाली कंडीशन को फॉलो करती है जिसमें a1 अपॉन a2 किसके इक्वल होगा, v1 अपॉन v2 के, ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो कोइंसिडेंट लाइन है, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट, इधर लिखना सो लाइंस आर कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हमें ऐसे सम को नहीं सॉल्व करना जिसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, हमें केवल उसको सॉल्व करना है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे आगे। ठीक है, हमें इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉलो नहीं करना, नहीं अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि हमसे बोले नहीं गया, हमें तो केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले सम को सॉल्व करना है। सो करते हैं अब फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ करेंगे। सो फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशन है लीनियर, एक x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। अब देखो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पहले हमें गाइस सॉल्व नहीं करना है, इससे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन दे रही है। ठीक है, किस टाइप का सॉल्यूशन दे रखी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 निकालो, a1 a2 और a1 b1 और c1। a1 क्या होता है x का मल्टीपल जो कि है 1, b1 क्या है y का मल्टीपल जो है -3, c1 होता है कांस्टेंट टर्म तो वो है -7। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड में देखो, सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, a2 v2 और c2। तो a2 क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल 3, v2 क्या है y का मल्टीपल -3, c2 क्या है कांस्टेंट टर्म -15। अब फिर क्या निकालेंगे, हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 क्या है 1 एंड a2 क्या है 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे v1 अपॉन v2। v1 हमारे पास -3, v2 हमारे पास -3, माइनस से माइनस कट 3 बन जा 3, यानी कि v1 अपॉन v2 बन आया। अब आप क्या देख रहे हो कि क्या a1 अपॉन a2 है वो इक्वल नहीं है v1 अपॉन v2 के, इंप्लाइज दैट कि 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये केस हमारे पास आ रहा है। और ये केस कब होता है, जब लाइंस क्या होती है इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो हमसे बोला जा रहा है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब आप इसे सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो यूनिक सॉल्यूशन है। सो वी विल सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लिखेंगे, इसको रफ कर देंगे एंड लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इसको रफ कर देते हैं। इधर देखेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद फिर आप पूरा ये उतार देना, ठीक है, ये नोट कर देना और फिर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यही पूरा है, ठीक है। फिर क्या होता है फॉर्मूला उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये होता है ना x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1v2 माइनस a2v1, ठीक है। सो इस वाले फॉर्मूले में सभी वैल्यू से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाना है, ये x अपॉन v1 क्या है, देखो v1 क्या है हमारे पास माइनस का 3 लगाएंगे इनटू c2 क्या है, c2 हमारे पास है माइनस का 15, फिर माइनस लगाएंगे, फिर v2 क्या है हमारे पास, v2 हमारे पास है माइनस का 3 एंड c1 क्या है, c1 है माइनस का 7, ठीक है, इक्वल टू में फिर बाई अपॉन c1 क्या है, c1 है माइनस 7, a2 क्या है, a2 है 3, फिर माइनस c2 क्या है माइनस का 15 और इनटू a1 क्या है 1, ठीक है, इक्वल टू में फिर 1 अपॉन a1 क्या है, a1 है 1 और b2 क्या है, b2 है माइनस का 3, फिर माइनस और फिर a2 क्या है 3, ठीक है, 3 इंटू और b1 क्या है, b1 है माइनस का 3, ओके। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 इक्वल टू फिर बाई अपॉन माइनस 7 3 जा माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 50 इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस का और माइनस प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन 45 में से अगर 21 जाएगा तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू और यहाँ से जाएगा माइनस 21 प्लस 15 माइनस का 6 अपॉन 169 में से 3 जाएगा तो 6, ठीक है। सो क्या करेंगे अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसके साथ कंपेयर और इसके साथ कंपेयर। तो देखो इसको रफ कर देते हैं इस वाले पार्ट को, क्या हो जाएगा x अपॉन 24 इज इक्वल टू लास्ट में 1 अपॉन 6 यानी कि 6 4 जा 24 और 4 जाएगा ऊपर तो x की वैल्यू भी आ गई 4 एंड इसको बाई अपॉन माइनस 6 और 1 अपॉन 6 6 1 जा 6 क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 यानी बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब तो फिनिश माइनस 1, ये जो माइनस है वो इधर चला जाएगा तो x आ गया 4 एंड y क्या आ गया माइनस 1, तो ये है हमारा आंसर और फोर्थ का। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट का था फोर्थ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में गाइस 2 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा फर्स्ट पार्ट मैंने एक पार्ट उसका नोट किया है, तो देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें दे रखा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ a एंड v डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि गाइस इसमें हमें इसमें बोला गया है कि a और b की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं एक ये और एक ये, हैव एन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनके पास क्या है, इनको सॉल्व करने के बाद ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की, जब वो कंडीशन होती है जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती है तो वो कंडीशन किसकी होती है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट करती हैं तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 और c1 अपॉन c2।
तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है, इसलिए इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। उसकी कंडीशन होती है ये। तो ये हम इसी फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं और इसकी हेल्प से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, वो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, जिसके अंदर a1 क्या है, a1 का मतलब x का मल्टीपल 2, v1 क्या है, y का मल्टीपल 3, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म 7। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई और इक्वल टू में 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास a2 क्या है, a2 है गाइस x का मल्टीपल a माइनस v, v2 क्या है, v2 का मतलब y का मल्टीपल a प्लस b, और फिर c2 क्या है, c2 का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि ये है 3a प्लस b माइनस 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये कंडीशन है, सो यूजिंग these values in equation A। अब इक्वेशन A में ये सारी वैल्यूज हम यूज कर लेंगे। ठीक है, यानी कि A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 की वैल्यूज इस वाली A इक्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है, सो A1 क्या है, A1 हमारे पास है 2, तो ये लिखेंगे 2 अपॉन A2 क्या है, A2 है A माइनस B इक्वल टू V1 क्या है, V1 है 3 और V2 क्या है A प्लस V। C1 क्या है हमारे पास, C1 है 7 और C2 क्या है, C2 है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये है। अब देखो फिर क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। पहले हमने इन दोनों इक्वेशन को ले लिया। ठीक है, फिर लेंगे इन दोनों को, ये हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस का 2। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई a प्लस बी से एंड 3 की मल्टीप्लाई a माइनस बी से, और इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3a प्लस बी माइनस 2 से इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से। ये क्या आ जाएगा 2a की मल्टीप्लाई 2a प्लस 2ab की मल्टीप्लाई 2b इक्वल टू 3a की मल्टीप्लाई 3a माइनस 3b। तो फिर क्या आ जाएगा 3a माइनस 3b और इसको भी इधर ले लेंगे, ये माइनस 2a हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा माइनस 2b इक्वल टू 0, मतलब 3 और माइनस 2 a बचेगा ओनली, और ये माइनस माइनस का साइन आएगा लेकिन हो जाएंगे ऐड। ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, ये आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड है। अब देखो इसको रफ कर लेते हैं। तो अब ये है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस v। 3 3 जा 9a प्लस 3v माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 7 इंटू v। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे, 9a प्लस 3v माइनस 6 माइनस 7a प्लस का माइनस 7b इक्वल टू 0। 9 में से 7 जाएगा तो 2a बचेगा, और माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4v माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गाइस, ये हमारे पास है ना y एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सेम करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, यहाँ पे a है और b है, तो यहाँ पे 2 है, a को सेम कर लेते हैं। ठीक है, a को सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे केवल 1a है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें इक्वेशन थर्ड की, तो ये भी 2a हो जाएगा। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 2,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन थर्ड की तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए 2a माइनस 5 इंटू 2 10 इंटू v इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन फिफ्थ। अब क्या करेंगे फिफ्थ एंड फोर्थ की हेल्प सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको रफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, इधर करेंगे सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ एंड फोर्थ की हेल्प से ये हो जाना है 2a माइनस 4v माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा 2a माइनस 10v और इसके यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं है, तो इस प्रकार से साइन चेंज करेंगे। क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं ना, अगर दोनों नंबर सेम है और साइन भी उनका सेम है तो साइन तो चेंज करेंगे। दूसरी इक्वेशन का प्लस था माइनस लगाया, माइनस है प्लस लगा दिया, ये प्लस ये माइनस कट और ये हो जाएगा 10v प्लस और माइनस 4v, तो 10 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 6v और माइनस का 6 ऐसे ही, तो ये हो जा रहा है 6v इज इक्वल टू 6 यानी v की वैल्यू हो जाएगी 6/6 मतलब 1। b है 1। अब जब b 1 है तो हम क्या करेंगे फिफ्थ से निकाल दो, a की वैल्यू निकाल दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फिफ्थ, फिफ्थ में लगा देंगे v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b 10 इंटू b, तो 10 इंटू b की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2a इज इक्वल टू माइनस का 10 इधर जाएगा 10, तो a इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, a की वैल्यू आ गई 5, तो b 1 है एंड a 5 है। हमें a और v की वैल्यू निकालनी थी जो कि हम निकाल चुके हैं, a5 एंड v है 1। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सेकंड पार्ट और है उसे भी कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, तो देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, लेट्स सी। इसमें दे रखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल वी फोलाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि पहले हमें a और b की वैल्यू देखनी थी और अब k की वैल्यू की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस के पास नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का केस कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। क्या होती है, जब लाइंस पैरेलल होती है और पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है वो ये होती है कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस a1 upon a2 equal to v1 upon v2 but not equal to c1 upon c2। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, नो सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 ले लेंगे, उसकी हेल्प से k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि c1 upon c2 तो इक्वल ही नहीं है, इसको हम लेंगे ही नहीं। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 का मतलब x का मल्टीपल, तो x का मल्टीपल 3 है। v1 निकालेंगे, v1 का मतलब y का मल्टीपल जो कि 1 है। c1 निकालेंगे मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम a2 निकालेंगे, a2 का मतलब x का मल्टीपल जो है 2k माइनस 1, फिर v2 निकालेंगे जो है y का मल्टीपल k माइनस 1, फिर निकालेंगे c2 जो है कांस्टेंट टर्म 2k प्लस 1, फिर क्या करेंगे ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, a1 अपॉन a2, a1 है हमारे पास 3 अपॉन a2 है 2k माइनस 1। ठीक है, 2k माइनस 1 इक्वल टू a2 क्या है, सॉरी v1 क्या है 1 अपॉन v2 क्या है k माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू k 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब ये हो जाएगा 3k माइनस 3 और इसको भी ले लेंगे, सो माइनस 2k माइनस का इधर आके 1 आ जाएगा प्लस का 3 माइनस 2 k बचेगा केवल 1 और माइनस 3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0 यानी k की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, सो k क्या है, k है 2 किस वैल्यू के लिए, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, इसके पास क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ये होती है कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन मींस लाइंस आर पैरेलल, तो ये कंडीशन किसकी थी, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 3.5 का हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देगा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि गाइस हमने बोला था कि लीनियर इक्वेशंस को 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक एलिमिनेशन मेथड था और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो हम तीनों सीख चुके हैं, ठीक है। तो हमसे दो मेथड तो इसमें पूछ लिया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पूछ लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इसमें दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर थर्ड, y सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें दो इक्वेशन दे रखी है 8x + 5y = 9 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास है 3x + 2y = 4। तो क्या करेंगे, किस इक्वेशन फर्स्ट में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या फिर x की या फिर y की। तो हम x की निकाल लेते हैं, 8x = 9 माइनस 5y को इधर सेंड कर देंगे और ये हो जाएगा x = 9 माइनस 5y अपॉन 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। इसको बोल देंगे इक्वेशन ए, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 5y अपॉन में 8 और प्लस 2 × y = 4। सो 3 9 जा 27 माइनस 5 3 जा 15y अपॉन 8 प्लस 2y = 4 और इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, क्या हो जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 8 2 जा 16y = 4। तो ये हो जाएगा 27 ऐसे ही और 16 में से 15 जाएगा तो y बचेगा केवल 1 और 8 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 8 जा 32। तो 27 प्लस y = 32, तो y = 32 प्लस 27 बन जाएगा माइनस 27। सो ये हो जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो y हमारे पास 5 आ गया और जब y 5 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन ए से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो x क्या हो जाना है, x हो जाना है x = 9 माइनस 5 × y की वैल्यू 5 × 5 अपॉन 8, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 25 अपॉन 8 और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 अपॉन 8 माइनस का, ठीक है। 8 2 जा 16 यानी x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो x आया -2 एंड y क्या आया 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने सॉल्व किया x और y की वैल्यू निकालने। गाइस एक बात और बताना चाहूंगी, चाहे आप लीनियर इक्वेशंस को किसी प्रकार से सॉल्व कर लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो या फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करो, आंसर सेम आना है, ठीक है। तो फिलहाल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आंसर लेके आए हैं, बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सो अब अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो यहाँ पे लिखेंगे y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होगा, दो इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे 8x + 5y और जो 9 है उसको इसके अंदर ले जाएंगे इक्वल से इधर, सो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x + 2y और जो प्लस का 4 है इक्वल से इधर माइनस का 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम a1 v1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का मतलब x का मल्टीपल 8, b1 का मतलब y का मल्टीपल 5 और c1 का मतलब कांस्टेंट टर्म -9, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे a2 निकालेंगे, a2 v2 और c2। a2 निकालेंगे, a2 का मतलब x का मल्टीपल 3, v2 का मतलब y का मल्टीपल 2, c2 का मतलब कांस्टेंट टर्म -4, ठीक है। ये हमारे पास सभी
वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x अपॉन v1c2 माइनस v2c1, ठीक है, फिर इक्वल टू में y अपॉन, ये हो जाएगा इक्वल टू में y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1v2 माइनस a2v1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज अप्लाई करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल के लाएंगे, और जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाली है वही इस मेथड की हेल्प से आने वाला है आंसर। तो देखो क्या करेंगे, इधर करो x अपॉन हमारे पास v1 क्या है, v1 है 5, तो 5 लिखो इनटू, फिर c2 क्या है, c2 इज -4, यहाँ पे लिख दो -4 माइनस लगा दो, फिर v2 क्या है, v2 हमारे पास है 2 और इनटू, फिर c1 क्या है, c1 हमारे पास है माइनस का 9, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू फिर y अपॉन c1a2, c1 क्या है हमारे पास, c1 है माइनस का 9, तो माइनस का 9 इनटू, फिर a2 हमारे पास दे रखा है 3 लिख दो, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दे रखा है c2, ठीक है, क्या है c2 है, c2 हमारे पास दे रखा है माइनस का 4, ठीक है, और इनटू, फिर a1 क्या है 8 है, 8 लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन a1 क्या है, a1 है हमारे पास 8, तो 8 और इनटू, फिर v2 क्या है, v2 हमें दे रखा है 2, फिर माइनस लगाएंगे, a2 क्या है, a2 इज 3 और फिर इनटू, v1 क्या है, v1 है 5। अब इसे करेंगे सॉल्व, सो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 5 4 जा 20, माइनस आ जाएगा आगे, माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, ठीक है, इक्वल टू में बाई अपॉन 9 3 जा 27 माइनस का माइनस और माइनस प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा x इजिकल x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 माइनस का 2 इज इक्वल टू y अपॉन 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा 1। तो इससे कंपेयर कर देंगे, क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब पहले हमने इसको इसके साथ ले लिया, अब इसको लेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5 इंटू 1 5, तो y देखो x क्या है हमारे पास -2, y आ गया 5, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी x 2 था, y 5 था, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, यही हो जाएगा आंसर by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x -2 एंड by 5। ओके, सो ये वाला हो जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एंड फोर्थ में क्या दे रखा है उसको रीड करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि गाइस अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें कोई लीनियर इक्वेशंस नहीं दे रखी, अब हमें प्रॉब्लम्स दे रखी है, यानी लैंग्वेज दे रखी है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज दे रखी है, उसकी हेल्प से हमें लीनियर इक्वेशंस को खुद ही फॉर्म करना है। ओके, एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं देन, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, और किसकी हेल्प से, कोई भी बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, कोई भी अलजेब्रिक मेथड इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, फोर्थ में हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, हमें दे रखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज है, मंथली जितना भी जा रहा है वो फिक्स है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और बाकी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पे वन हैज टेकन फूड, यानी कि मेस में फिर फूड पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना भी खाना खाने पे डिपेंड करता है। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स, लेकिन जब एक स्टूडेंट है एक, ठीक है, टेक्स फूड लेता है फॉर 20 डेज, वो 20 डेज का फूड लेता है, ठीक है, सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, उसे कितना पे करना पड़ा 1000 रुपीस। वेयर इज एक स्टूडेंट है वी जो 26 डेज फूड लेता है, खाना लेता है, और वो पे करता है 1180 रुपीस एज हॉस्टल चार्ज एंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है कि उसको हॉस्टल का मंथली फिक्स चार्ज क्या है, और फिर हमें निकालना है कि एक दिन के फूड के कितने रुपए हैं, ठीक है।
तो देखेंगे सबसे पहले इसकी हमें लैंग्वेज टाइप्स दे रखी है। तो फर्स्ट दे रखा हमारे पास, हम क्या करेंगे, लेट द पार्ट ऑफ मंथ, लेट ए पार्ट ऑफ मंथली, let a part of monthly fixed चार्ज। तो देखो एक पार्ट हमने क्या ले लिया जो फिक्स है हमेशा, ठीक है, x रुपीस मान लो, यानी कि मंथली चार्ज किसका है, मंथली चार्ज क्या है, x रुपीस आपको देने ही देने मंथली चार्ज की, ठीक है। तो लेट अ पार्ट ऑफ मंथली फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीस and the charge of food and the charge of food of each day of 1 day। अब देखो और फिर है एक चार्ज है किसका, यानी कि एक दिन के खाने का चार्ज कितना है, एंड द चार्ज फॉर फूड, ठीक है, एंड द चार्ज फॉर फूड ऑफ 1 डे। अब अगर एक दिन का खाने का चार्ज क्या है, वो है 22 रुपीस, ठीक है। अब उसने क्या करा, एक जो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है कि एक बच्चा था ए, ठीक है, ए ने क्या करा, एक बच्चा ए ने 20 डेज फूड लिया, ठीक है, 20 डेज फूड लिया, तो देखो मंथली चार्ज तो फिर देना ही पड़ेगा, मंथली चार्ज तो वो देगा ही, x रुपीस तो फिक्स है, देना ही पड़ेगा। और उसने 20 डेज का फूड लिया और 1 डे का चार्ज कितना है फूड का, 22 रुपीस हमने माना है, एंड द चार्ज फॉर फूड ऑफ 1 डे, 1 डे का अगर वो खाना लेगा तो उसका एक दिन का चार्ज क्या है 22, तो x रुपीस देगा प्लस 20 डेज खाना लिया है और उसका एक दिन का खाने का रुपए कितने हैं y, और फिर वो कितने रुपीस पे करता है 1000, ठीक है, इसको बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीस, तो इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है कि एक बच्चा है बी, उसे भी देखो फिक्स किराया तो उसे देना ही पड़ेगा, जो चार्ज है फिक्स वो तो सभी को देना पड़ेगा, लेकिन उसने 26 डेज खाना लिया और एक दिन का जो चार्ज है खाने का 22 रुपीस है और उसने पे करे 1180 रुपीस, यानी कि x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, ठीक है। अब देखो हमसे ये भी बोला जा रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तभी हम फाइंड करेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हमारे लिए ये होना चाहिए कि a1/a2 इस टाइप की कंडीशन सैटिस्फाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो a1 क्या है, a1 निकालो, a1 का मतलब x का मल्टीपल 1, b1 का मतलब y का मल्टीपल 20 और c1 का मतलब 1000, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास a1 क्या है, a2 क्या है x का मल्टीपल 1, b2 क्या है y का मल्टीपल 26, c2 क्या है 1180। तो देखो इसमें पुट करो, a1 क्या है, a1 हमारे पास 1 अपॉन a2 क्या है 1 इज इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास 20 एंड b2 क्या है, b2 हमारे पास 26। तो ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो अब ये जो दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है तो इसका केवल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तो हम क्या करेंगे, इफ दे एग्जिस्ट, हमें बताना है कि अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, कोई सा भी, तो बाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ठीक है, और एक है हमारे पास x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। दोनों में से एक वेरिएबल को सेम करते हैं, तो सेम करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 एंड सेकंड हमारे पास x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, और दोनों वेरिएबल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जरूरत नहीं है इक्वल करने की। और ऐसे केस में अगर दोनों वेरिएबल सेम है और साइन भी सेम है तो साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस और
प्लस का माइनस, ये दोनों कट, ये प्लस ये माइनस कट, कैंसिल आउट। और 26, ये -26 प्लस 20 क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे -6/, इज इक्वल टू ये है -1180, यह है +1000। तो क्या हो जाएगा, -180, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 एंड 6 जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा अपॉन में 6 3 जा 80, 6 3 जा 80, और ये हो जाएगा y की वैल्यू क्या आ गई 30। अब y 30 है और x की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकालो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से भी। तो फ्रॉम फर्स्ट, इधर देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है x + 20y, x + 20y इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या अप्लाई करनी है 30, तो ये हो जाएगा 20 × 30 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 3 2 जा 6 और 600, यानी कि 1000 में से 600 माइनस करोगे तो x की वैल्यू 400, यानी कि x 400 है और y क्या है 30। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट, x 400 y 30। सो फोर्थ का सेकंड पार्ट दे रखा है हमें, इसको रीड करते हैं। ठीक है, दे रखा है एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। और कब होती है 1/3, जब न्यूमरेटर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को। ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये जब 1/4 होती है कब होती है, जब हम 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दो केसेस दे रखे हैं। क्या है फोर्थ का सेकंड पार्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर टू कंडीशंस। कंडीशन फर्स्ट, तो हमारे पास कंडीशन फर्स्ट क्या है कि ये है न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है x, अगर x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम y रहेगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या दे रखी है, न्यूमरेटर है x - 1, डिनोमिनेटर y, और फ्रैक्शन है 1/3। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 3x - 3 × 3 इज इक्वल टू y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस का y, इधर आ जाएगा माइनस का y, माइनस का जो 3 है इसको चाहे इधर ले लो, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हमारे पास है सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम x ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में से हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है। कि डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास y है ना, तो y में 8 ऐड कर दो, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर है क्या x और डिनोमिनेटर क्या है y + 8, और फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट 4 × x 4x इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई y + 8 से, तो y + 8, यानी कि ये हो जाएगा 4x माइनस पाई और इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड, अब देखो हम क्या करेंगे, हमसे बोला जा रहा है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले चेक कर लो a1/a2 एंड b1/b2 स्टेप से देखते हैं। ठीक है, तो a1 देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है, यहाँ से a1 क्या है, a1 का मतलब x का मल्टीपल 3, b1 क्या है y का मल्टीपल -1, c1 क्या है कांस्टेंट टर्म 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड, इसके अंदर a2 क्या है, x का मल्टीपल 4, और b2 क्या है y का मल्टीपल -1, और c2 क्या है कांस्टेंट टर्म 8। ठीक है, निकालेंगे a1/a2, तो a1 क्या है, a1/a2 हमारे पास आ जाएगा 3/4, a2 है 4। अब निकालेंगे b1/b2, b1 हमारे पास रहेगा -1 और b2 क्या है वो भी -1, माइनस से माइनस कट, यानी कि b1/b2 क्या आ गया
1। तो देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। अगर ये केस है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मैंने बोला था इसको हमें शो करना है, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जब एग्जिस्ट करेगा तो बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक है 3x minus y is equal to 3 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड हमें दे रखी है 4x minus y is equal to 8। हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को सेम करेंगे, x है y या फिर सेम कर लो या फिर x, लेकिन हमें दिख रहा है कि दोनों वेरिएबल सेम है, y यहाँ पे भी बना है और y यहाँ पे भी बना है, तो करने की जरूरत नहीं है, दोनों बन पाई है ना, मत करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x minus y is equal to 3, सेकंड है 4x minus y is equal to 8, वेरिएबल सेम और साइन भी सेम, साइन सेम है, ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अगर माइनस 4x प्लस 3x को देखोगे तो क्या आएगा, माइनस x लिख दो, ये प्लस ये माइनस दोनों कट, इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x 5 है तो y भी निकालेंगे, y किससे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू निकालेंगे, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है 3x minus y is equal to 3, यहाँ पे हमें x की वैल्यू है 5 minus y is equal to 3, यानी कि 5 3 जा 15 minus y is equal to 3, तो ये हो जाएगा 15 और प्लस का 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3 बाई माइनस का इक्वल्स से इधर चला जाएगा, 15 minus 3 12, y की वैल्यू क्या आ गई 12 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो x5 बाई 12, यानी कि उसका फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स मंथली चार्ज, फिक्स मंथली चार्ज क्या है उसका, मंथली चार्ज इज इक्वल टू बाई 5, ठीक है, 5 रुपीज, एंड फूड फॉर बंडे रुपीज फॉर फूड बंडे इज इक्वल टू 12, यानी कि अगर वो खाना ले रहा है एक दिन में तो उसे 12 रुपीज अलग से देनी पड़ेगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बाई x की वैल्यू 5 एंड बाई की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद रहा, ये नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन याद रहा, फिक्स चार्ज वगैरह ये वो वाला नहीं है, ये फ्रैक्शन वाला है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला, यहाँ पे क्वेश्चन नोट नहीं है तो वो वाला याद रहा, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर y था, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास 5.12, ठीक है, 5.12। सो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, यस ने 40 मार्क्स स्कोर करे एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब उसे अगर उसका एक आंसर ठीक जाता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड अगर उसका एक भी आंसर गलत जाता है तो एक आंसर का जो गलती के लिए है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और अगर उसका एक आंसर गलत जाता है तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। Had 4 marks been answered for each correct answer, तो हाँ उसमें फिर दे रखा है कि 4 मार्क्स दे रखे हैं करेक्ट आंसर के और 2 मार्क्स दे रखे हैं इनकरेक्ट आंसर के, तो देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यस के जो मार्क्स हैं 50 हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो क्वेश्चंस में टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे वो देखेंगे, तो इसकी पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, लिखेंगे पहले फोर्थ का जो है ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, तो marks for right answer vx and marks for
wrong answer, marks for wrong answer, wrong answer v by, देखो हम मान लेते हैं कि अगर उसका राइट आंसर के लिए मार्क्स कितने मिल रहे हैं x और रॉन्ग आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं y। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखी है कंडीशन फर्स्ट की, उसे इसमें दे रखा है कि उसके उसने कितने मार्क्स मिले, उसे 40 मार्क्स मिले, ठीक है, कितने मिले 40 मार्क्स, उसमें से जो 3 आंसर्स थे उसके राइट थे, तो 3 आंसर उसके राइट थे और मार्क्स फॉर राइट आंसर भी x, तो 3 आंसर उसके जब सही थे तो उसे कितने नंबर मिलेंगे 3 into x, ठीक है। और फिर उसके गलत रॉन्ग कितने थे, रॉन्ग थे उसका and 3 marks for right answer and losing 1 mark for each wrong answer, answer for each correct answer। और फिर उसके फिर दे रखा है इसके अंदर उसका 1 आंसर था वो रॉन्ग था, तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। 3 आंसर राइट है, राइट आंसर के लिए नंबर मिल रहा है x और उसका एक मार्क्स क्या हो रहा है डिडक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा y, यानी कितना डिडक्शन हो रहा है इसका मार्क्स में y, तो y इज इक्वल टू 40। अब सेकंड कंडीशन है, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमने दे रखी है कि अगर उसके 4 मार्क्स बीइंग अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट, अब 4 मार्क्स है, उस 4 आंसर उसके राइट है और उसके जो रॉन्ग है 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच, और 2 मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं, कम किए गए हैं फॉर उसका, तो 2 मार्क्स तो 2 into और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई, ठीक है, और इज इक्वल टू फिर उसके टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, उसके टोटल मार्क्स हैं 50, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन सेकंड 4x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 50, और इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 2 into 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 into 25, 2 से 2 कट 2x माइनस y इज इक्वल टू 25, बोल देंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 है x का मल्टीपल 3, b1 है y का मल्टीपल -1, c1 हो जाएगा 40, और सेकंड से a1 a2 है x का मल्टीपल 2, b2 है y का मल्टीपल -1, c2 है 25, ठीक है। अब ये कंडीशन देखो a1 अपॉन a2 क्या है 3/2 और b1 अपॉन b2 क्या है -1 अपॉन -1 मतलब 1, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो a1 है वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, implies that कि a1 अपॉन a2 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यही कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी थी सॉल्यूशन के लिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और बाय एलिमिनेशन मेथड इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो y एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी, एक है फर्स्ट दे रखी है 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 फर्स्ट, सेकंड है 2x माइनस y इज इक्वल टू 25 इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सेम करेंगे, लेकिन सेम करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी -y और -y दिख रहे हैं, दोनों सेम y हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, सेकंड है 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे, देखो वेरिएबल सेम लेकिन साइन भी सेम, तो साइन चेंज करो, यहाँ पे प्लस है माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ, 3 में से 2 जाएगा x बचेगा, ये माइनस ये प्लस कट इज इक्वल टू 40 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो x क्या आ गया हमारे पास, x आ गया 15, और हम क्या करेंगे y की वैल्यू भी निकाल देंगे, तो y की वैल्यू क्या निकाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको रफ कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू भी निकाल देंगे, फर्स्ट है हमारे पास 3 into x माइनस y इज इक्वल टू 40, सो x की वैल्यू क्या है 15 माइनस y इज इक्वल टू 40, 15 3 जा 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 45 और 40 जो है वो इधर आ जाएगा -40 और माइनस का y इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 5,
यानी कि x की वैल्यू क्या है 15 और y की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, सो यह हमारा हो जाएगा आंसर 15 और y, 15 और 5। अब देखो फिर हमसे बोला गया कि टोटल क्वेश्चंस यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे। ठीक है, वो हमें निकालना, टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो क्या करेंगे, देखो एक काम करना, जो हमने देखा था ना उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी थी लेट द आंसर्स ऑफ करेक्ट आंसर लेट द मार्क्स, ये नहीं है, ये जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी वो मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी। आपको क्या लिखना है, x तो 15 है, y क्या है, x 15 है और y क्या है, y है 5। आप उसकी लैंग्वेज पता है क्या लिखना, आप इसको इस टाइप से लिखना, देखो ये लिखना, लेट द, पहले आप लिखना लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल टू x एंड आंसर्स इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू बाई। तो आपको ये लिखना है, वो लैंग्वेज थोड़ी सी गलत थी उसको पूरा रफ कर देना, मार्क्स मत लिखना, नंबर लिखना। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो देखो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं x और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हैं y। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 और y क्या आया, y आया 5, तो 20। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। ओके, अब हमारे पास दे रखा है फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है, रीड करते हैं। इसमें दे रखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर पार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कि एक हाईवे पे दो प्लेस है, एक ए और एक बी, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक दूसरी कार है जो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, जिस टाइम ए उस टाइम बी। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर जो कार है वो ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड, और उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स, और वो क्या करते हैं 5 आवर्स में मिल जाते हैं एक दूसरे को। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की ओर ट्रेवल करते हैं तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो एक दूसरे को 1 घंटे में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, तो मैं दोनों कार की स्पीड चेक करनी है। ठीक है, फाइंड करनी है, तो देखो क्या करेंगे, इस टाइप से दे रखा है कि दो पॉइंट है, एक हाईवे है, हाईवे पे दो पॉइंट है, इस टाइप से ए और एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, दोनों एक दूसरे से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, क्या है मीटर तो बहुत कम है, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अब क्या बोला जा रहा है कि अब हम इसमें से मानेंगे लेट द, कौन सा है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वी एक्स। देखो एक फर्स्ट कार की स्पीड मान लो कार की एक्स, एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार वी बाई। ठीक है, फर्स्ट कार की स्पीड मान लो एक्स और सेकंड कार की स्पीड मान लो बाई। ठीक है, हमने एक्स और बाई मान लिया। अब देखो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, एंड रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है x प्लस वाई। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ रखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला गया है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो देखो 100 है, क्या है डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। ओके, फर्स्ट कंडीशन है ना, कंडीशन फर्स्ट
क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि अगर वो क्या चलती हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम है तो वो कितनी देर में मिलेंगी एक दूसरे को, 5 आवर्स में, ठीक है, 5 आवर्स में। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर देखो, स्पीड क्या है हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है, स्पीड इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई में, टाइम क्या है 5 और डिस्टेंस क्या 100, सो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, यहाँ से 5 ले लो कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 5 इंटू 20, 5 से 5 कट, x माइनस y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट केस क्या है, कंडीशन सेकंड है हमारे पास, कंडीशन सेकंड, वो हमारे पास अब डिस्टेंस क्या रहेगी, डिस्टेंस वही है 100 किलोमीटर, स्पीड क्या है, अब देखो अब क्या दे रखा है, अब वो एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है, अब क्या चल रही है, दोनों एक दूसरे के और हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, एंड टाइम क्या है, टाइम दे रखा है हमें 1 आवर, ठीक है, क्या दे रखा है 1 आवर, ठीक है, यानी कि अब वो सेम एक साइड, एक दोनों कार एक दूसरे के इस तरह से चल रही है, ठीक है, वो इधर आ रही है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये कार इधर आ रही है और ये कार इधर आ रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, स्पीड को प्लस कर लेते हैं, इसकी भी स्पीड को प्लस करेंगे, ये भी अपनी चाल से स्पीड से चल रही है, ये भी, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा, तब वो कितना टाइम ले लेंगे 1 आवर एक दूसरे को मीट करने में, ठीक है, डिस्टेंस वही रहेगी, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमारे पास x प्लस वाई है, डिस्टेंस हमारे पास 100 है, टाइम हमारे पास 1 है, सो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 1 की मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब y एलिमिनेशन मेथड, हम x और y फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे x और y फाइंड कर लेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे, इसको देखो रफ कर देते हैं, क्या लिखेंगे, y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन दे रखी होती है, तो एक हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये है सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में एक चीज सेम करते हैं, तो इसमें तो x भी सेम है, y भी सेम है, फ्रॉम बस ये लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों वेरिएबल सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो अब हमें इसमें साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ऐड कर दो, ये माइनस ये प्लस दोनों कट, और x प्लस x 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, और यहाँ पे जो 2 है वो आ जाएगा अपॉन में 60, तो x क्या आ गया 60, यानी फर्स्ट कार की स्पीड क्या आ गई x 60, फर्स्ट कार की स्पीड हमने x मानी थी, तो फर्स्ट कार की स्पीड x आ गई x 60, और स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर हमारे पास x की वैल्यू होगी तो y की भी निकालो, y की कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से निकाल लो, इसको रख कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इसके बाद यहाँ से लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x हमारे पास 60 है माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यानी कि 60 और प्लस का 20 इधर आ जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू y, तो y क्या आ जाएगा 40, यानी दूसरी कार की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, तो यही हमें निकालना है दोनों कार की स्पीड, एक कार की स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की स्पीड क्या गई 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। एंड इसका एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसको और करते हैं लास्ट पार्ट। सो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है फिफ्थ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जो रेक्टेंगल का एक एरिया है वो 9 कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट
कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, अगर इसकी लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, कितना 5 यूनिट्स, और इसकी ब्रेड को इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट्स, तो ये एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करें और ब्रेड को 2 यूनिट्स एंड और ब्रेड को भी हम 2 यूनिट्स इसको क्या करें इंक्रीज कर दें, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, लेट क्या है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट लास्ट है ये, लेट द लेंथ ऑफ rectangle bx and breadth by, रेक्टेंगल की लेंथ को x मान लेंगे एंड ब्रेड को मान लेंगे y। फिर बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि उसकी लेंथ में क्या कर रहे हैं, लेंथ क्या है हमारे पास x और ब्रेड क्या है, ब्रेड है y, ठीक है। तो लेंथ में क्या कर रहे हैं, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, लेंथ में रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस का मतलब माइनस, और कितना 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 मीटर, ठीक है। और ब्रेड में क्या करा, ब्रेड इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड में इंक्रीजमेंट है कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ही लगा दो, यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, लेंथ में डिक्रीज करा 5 और ब्रेड में करा इंक्रीज 3, ठीक है। सो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है गाइस L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लिखेंगे A, और अगर हम ऐसा करेंगे ना तो उसका एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा 9। तो एरिया में डिक्रीज मतलब एरिया में से हम क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 9 को माइनस कर देंगे, और लेंथ कितनी है, लेंथ है x माइनस 5, और ब्रेड कितनी है, ब्रेड है y प्लस 3, ठीक है। अब एक काम करो, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ हमने क्या मानी थी, लेंथ है x और ब्रेड क्या है, ब्रेड है y, ठीक है। तो ये हो जाएगा xy माइनस 9 इज इक्वल टू x इंटू y xy प्लस x इंटू 3 3x माइनस 5 इंटू y 5y माइनस 5 3 जा 15, ये xy दोनों कट, और हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15, और इसको भी ले लो तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, मतलब गाइस हमारे पास आ गया 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या दे रखी है, अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन में लेंथ में क्या कर रहे हैं, लेंथ क्या है x और ब्रेड क्या है, ब्रेड है हमारे पास y, ठीक है। तो लेंथ में हम क्या, लेंथ में दे रखा है लेंथ में इंक्रीजमेंट है, इंक्रीज का मतलब प्लस x प्लस 3 यूनिट, ठीक है, x प्लस 3 यूनिट्स। अब ब्रेड में क्या कर रहे हैं, ब्रेड में भी गाइस इंक्रीज कर रहे हैं कितना 2, तो 2, ठीक है 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लेंथ और ब्रेड में इंक्रीजमेंट करेंगे तो एरिया में भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो एरिया का इंक्रीजमेंट मतलब एरिया में ऐड कर दो। तो पहली बात तो ये बताओ क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ क्या है x प्लस 3 और ब्रेड क्या है y प्लस 2, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो एरिया जितना भी था ना वो भी इंक्रीज हो गया, तो वो कितना हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया 67, एरिया प्लस 67, अब एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड, जो कि लेंथ है x और ब्रेड क्या है y, तो xy प्लस 67 इज इक्वल टू x इनटू y xy प्लस 2 इनटू x 2x प्लस 3 इनटू y 3y प्लस 3 2 जा 6, xy से xy कट, और ये आ जाएगा 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, मतलब 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y, एंड इसको हम क्या करेंगे 67 माइनस 6 कर लो, 67 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 61, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और यहाँ का भी जो 6 है ना वो इधर भेज देना, ठीक है, इक्वल से इधर, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को तभी सॉल्व करेंगे जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा,
तो निकालो a1 अपॉन a2, पहले a1 निकाल दो। a1 क्या है, x का मल्टीपल 3, b1 क्या है, y का मल्टीपल -5, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म 6। यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, a1 x का मल्टीपल 2 एंड b1 क्या, सॉरी a2 और b2 क्या है, y का मल्टीपल 3 और c2 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 61। तो a1 अपॉन a2 का मतलब हो जाएगा a1 3, a2 2, b1 अपॉन b2 का मतलब हो जाएगा b1 क्या है माइनस का 5 एंड b2 क्या है 3। ठीक है, क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं। 3/2 इज नॉट इक्वल टू -5/3। अब ऐसा हमारे पास आ गया, तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट, इसका यूनिक सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, इसको रफ कर देते हैं। एंड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन दे रखी है, एक है 3x - 5y = 6 एंड ये है इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड हमारे पास दे रखी है, ये है 2x + 3y = 61। ठीक है, ये दे रखी है, या फिर कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, इजी पड़ेगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, वो लिख देना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस टाइप से। तो a1 क्या है 3 और इसमें भी माइनस ही रहने देना, ये माइनस आ जाएगा इधर से, ठीक है, इसका भी माइनस, ये भी -61 = 0, दोनों को हमने इधर ले लिया इक्वल से। a1 3, v1 हो जाएगा y का मल्टीपल -5, c1 हमने 6 को इक्वल से इधर ले लिया तो माइनस का 6, और a2 क्या है, a2 का मतलब x का मल्टीपल 2, b2 क्या है y का मल्टीपल 3, c2 क्या है कांस्टेंट टर्म -61। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b1 c2 - b2 c1 और इज इक्वल टू y अपॉन और फिर c1 a2 - c2 a1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 v2 - a2 और b1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, x अपॉन b1 क्या है हमारे पास, b1 है हमारे पास -5, ठीक है, क्या है b1 -5 इंटू c2 क्या है -61 और फिर माइनस लगाएंगे, b2 क्या है 3 इंटू c1 क्या है -6 और इक्वल टू में y अपॉन c1 क्या है, c1 -6 लिख दो, -6 इंटू a2 क्या है, a2 2 है, लिख दो यहाँ पे माइनस, फिर c2 क्या है -61 इंटू फिर a1 क्या है, a1 3, ठीक है, इक्वल टू में 1 अपॉन a1 है 3, v2 क्या है, v2 है 3 माइनस a2 क्या है 2 और v1 क्या है, v1 है माइनस का 5। तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस प्लस 61 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, हो जाएगा 305, फिर माइनस प्लस 6 3 जा 18, ठीक है, एंड ये हो जाएगा y अपॉन 6 to the 12 माइनस का माइनस प्लस 61 3 जा 183 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, हाँ ठीक है 9 और माइनस प्लस 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो, 323 इज इक्वल टू y अपॉन 183 में से 12 को माइनस कर लो 171, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, ठीक है। अब देखो पहले इसको इसके साथ ले लो, x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, तो 19 इधर चला जाएगा, 19x इज इक्वल टू 323 और x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19, 19 से डिवाइड कर दो, 19 1 जा 19, ठीक है, और फिर कितना बच जाएगा, ये क्या था 323 था ना, 19 से 323 को डिवाइड कर दो, 19 1 जा 19 और ये बच जाएगा 19 7 था, तो कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई गाइस 17, यानी कि लेंथ क्या आ गई, लेंथ हमारे पास आ गई, x वाली थी 17 यूनिट्स, ठीक है। ब्रेथ भी निकालो, ब्रेथ कैसे निकालेंगे, इसको ले लो y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 और 19 नहीं जा
1 है 71, तो बाई क्या आ गया, ब्रेथ। ब्रेथ हमारे पास आ गई है बाई इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, ठीक है। सो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हमारे पास आ चुकी, 17 एंड 9, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी 17 एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी 9। सो इस प्रकार से गाइस हमने जो 3.5 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन था इसका, फिफ्थ था, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 has been completed. Okay, so again I wanted to say thanks for watching this video.